Hello. Very warm good morning to all of you. हेलो वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। कि जैसा कि हम लोगों का क्लास 9th का वर्क पावर एंड एनर्जी कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे और लास्ट लेक्चर में ही मैंने कहा था कि आगे का जो 2 लेक्चर होगा वो NCERT का प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज का। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे NCERT का प्रॉब्लम, क्योंकि NCERT करना ज़रूरी है, उसके बाद ही जो भी करना है वो करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NCERT के प्रॉब्लम से। जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे वो करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल भी रहेंगे कुछ, तो वो भी कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा जो NCERT का प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। NCERT का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, ओके, मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, मतलब कर्व पाथ में मूव कर रहा है, एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हेयर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब दोनों जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 पे है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कुछ एंगल पे प्रोजेक्टाइल करवाया गया है, कुछ एंगल पे फेंका गया, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो कि 11th में पढ़ना है आपको। ठीक, वो फिर से आ गया ग्राउंड पे, गया और ग्राउंड पे आ गया, तो क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करा था ग्राउंड से और ग्राउंड पे ही आ गया। चले लिख के इसको NCERT प्रॉब्लम्स, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है NCERT का, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground पे दोबारा वो गिर गया। द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ बॉल इज इक्वल है, ओके, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द, अरे यार ये इसका तो आंसर से बड़ा, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि एक बॉल को कोई एंगल से फेंका गया है, एक बॉल को कोई एंगल से फेंका गया है। मान लीजिए ये क्या है, सरफेस है, कोई एंगल से फेंका गया है, कोई थीटा से फेंका गया है एक बॉल को। किसको? इस बॉल को। तो एंगल से फेंका गया, तो ये कुछ ऐसे आ गया यहाँ पे फिर से। ठीक, तो ग्राउंड से फेंका गया और ग्राउंड पे ही आ गया, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, कुछ एंगल से फेंका गया है, अब एंगल से है तो ऐसा ही आएगा, ओके। तो देखिए, अब एंगल से फेंका गया है, यानी कि ये कुछ यू होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना क्या है कि ये नीचे आ गया यहाँ पे। तो बॉल जब यहाँ पे आ गया
तो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगा। तो एक चीज़ बताइए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। लेकिन ये क्या आ गया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक, तो हेयर डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वर्टिकल में थोड़े ना है, वर्टिकल पे नहीं है। ठीक, और वर्टिकल में तो, वर्टिकल में अगर देखेंगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो हो गया। ठीक, तो D इज इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि mg। ठीक, और इनटू h, तो h। ठीक, तो क्या हो जाएगा mg, और h तो जीरो है, यानी कि हमारा वर्क क्या आ गया बेटा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना काम करेगा, जीरो, जीरो। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बस कुछ नहीं समझना था कि बॉल को फेंका गया, फिर से वो ग्राउंड पे ही आ गया, तो ग्राउंड पे आ गया तो उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है तो h जीरो हो गया, h जीरो हो गया, क्योंकि वर्टिकल h तो ये हो जाएगा। ठीक, तो और क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये ब्लैक वाला जो है ना, इसको इरेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस बोर्ड पे, ये ब्लू वाला इजी इरेज हो जाता है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल टाइप का है, तो उसको देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। लिख देते हैं जब लिखना ही है तो। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। ठीक, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, तो इसमें करना क्या है हमें कि वर्क कितना हुआ,
तो वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए क्या, पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg, 20 kg मास, मतलब मास कितना है 20 kg। ठीक, जब ये 20 kg पे फोर्स लग रहा था, इसका जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड पे आ जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी उसका रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। ओके, वेलोसिटी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो अब बताइए कि वर्क डन ऑन बॉल कितना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाए। जब फोर्स लगाए हैं तो इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो चलिए लिख देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे u क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और v क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ mv²। ठीक, ओके, इक्वल टू क्या करेंगे, चेंज इन यानी माइनस ना, माइनस हाफ mv² चेंज इन, हाँ, अपॉन हाफ mu², अपॉन हाफ mu², अपॉन हाफ माइनस हाफ mu²। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, वर्क हाफ हो गया, m क्या है, m तो दोनों का कॉमन है, तो 20 यहाँ पे। अब v क्या है, v क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस हाफ 20 और u क्या है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ m कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ और ये 20 कॉमन हो गया, तो बच क्या गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ये इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा इक्वल करके। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू 20 और ये 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो ये कट गया, 10 आ गया। ओके, तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 और इधर से ये हो जाएगा माइनस 21। तो वर्क इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 210 जूल। ये देखिए यही आएगा ना, वर्क इक्वल टू 210 जूल। देखिए क्या किया, वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो कर दिया। अब वर्क डन इक्वल टू हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी लेकर के और फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी को लेकर के हमने सारे डेटा पुट कर दिया। तो यहाँ पे हाफ m और हाफ m दोनों में तो कॉमन था, तो कॉमन ले लिया और 2² और माइनस 5² कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का तो आगे करेंगे हम लोग क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं और इसके बाद इसको रब करूंगा, तब तक आप लोग ट्राई करना, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। ये है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 5।
एक्सरसाइज का 5, a mass of 10 kg है, is at a point A on the table, चलो ठीक। इट इज मूव्ड, ठीक है, मूव्ड हुआ कितना भाई, इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, मूव्ड टू अ पॉइंट बी, ओके। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज हॉरिजॉन्टल, if the line joining A and B is horizontal, ठीक। तो what is the work done, then what is the work done on the object by the force of gravitation, अच्छा gravitational force, ठीक। एक्सप्लेन योर आंसर, यहाँ पे एक्सप्लेन योर आंसर भी किया हुआ है, एक्सप्लेन योर आंसर आ जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ बढ़िया से, उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा। देखिए एक 10 kg का मास है, ठीक, एक टेबल पे ए पॉइंट पे है, ठीक, और उसको क्या कहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करा जाता है, किस पे, टेबल पे ही, हॉरिजॉन्टल लाइन है टेबल, ठीक। तो टेबल के हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट कराया जा रहा है, ठीक। और जब शिफ्ट कराया जा रहा है तो उस पर पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कितना फोर्स उस पर लगाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना वर्क करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइंड आउट कीजिए, तब तक हम इसको रब करते हैं। ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया है। ट्राई कीजिए, 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में आप लोग ट्राई करके और आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिएगा। देखना जब क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो जब भी सॉल्व करना उसी टाइम आंसर डाल देना, कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक टेबल है, ओके, ठीक, एक टेबल है, ऐसा टेबल कुछ बना देते हैं, ठीक। ये ए पॉइंट पे है और ये बी पॉइंट है, ओके। तो एक कोई मास है, मान लीजिए ये, ठीक, इसको यहाँ से शिफ्ट करा करके यहाँ पे लाया गया बी पे, ठीक, यही क्वेश्चन है। अब इस पे पूछा जा रहा है ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना वर्क करेगा, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये समझने वाली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे वर्क करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा ना mg, F = mg कहाँ काम करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वर्क करता है तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बट यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, टेबल पे ही हो रहा है ना,
यानी कि यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके ठीक, तो ये तो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में तो mg नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पे जो हमें h चाहिए, h इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होता तब ना हमारे पास h कुछ आता है, तो h 0 है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh, तो h तो 0 है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इंटू 0, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई बात? मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आप समझो ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन में नहीं हो रहा है बेटा। ठीक, अगर वर्टिकल लाइन में होता तो हमारा क्या कहलाता कि mg जो है, mg कुछ काम कर रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कुछ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक, तो यही क्वेश्चन था, बस वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, क्योंकि वो क्या होता है, फोर्स कितना लगता है, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा क्या लगता है, वर्टिकल लगता है। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2, मैं ये पहले इसको रब कर देता हूँ। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसको थ्योरेटिकली हम लोग सॉल्व करेंगे, बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि क्या है प्रॉब्लम, क्वेश्चंस पढ़ के। बाकी तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक रहता ही है, सारे स्कूल्स कोचिंग वाले एनसीईआरटी चलाते हैं। बिहार के लाला जियो तू 1000 साल। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का छठा प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बोल क्या रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कोई फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाई, ये पूछ रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, मतलब उसको डिस्कार्ड कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं बेटा। ये क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए छठा नंबर प्रॉब्लम है, मैं लिखूंगा नहीं इसको, मैं बोल दिया कि एक बॉल है या ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से फ्रीली फॉल हो रहा है, मतलब फ्री फॉल उसका हो रहा है ऐसे, ठीक, फ्री फॉल हो रहा है। चलो यहाँ पे समझाया था 6 नंबर क्वेश्चन का, कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री फॉल इसका हो रहा है, ठीक, नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आएगा तो इसका mgh जो है घट रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हाइट घट रहा है। अब ये आके इधर आएगा, तो जैसे जैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़े थे ना कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है उसमें वेलोसिटी नीचे आते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा, हम लोग ऐसा पढ़े थे। तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे mgh इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग ना, डिक्रीजिंग इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ mv² इंक्रीजिंग। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखो लग ही रहा है, इधर वाला डिक्रीज कर रहा है, वो सब किधर हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। अब इसी में है एक 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल टाइप का है। तो थ्योरेटिकल टाइप का तो क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो छठा हो गया, 6 नंबर हो गया। अब 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन
डैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। मतलब जब आप साइकिल चला रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या क्या हो रहा है, ठीक, कौन कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सिंपल सी बात है, चलो ये भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का, कि अगर जब आप साइकिल चला रहे हैं, क्या साइकिल ये, ठीक, साइकिल ऐसा ही होता है, अरे बना देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। साइकिल चला रहे हैं, पेंडल, ठीक, एक इधर होता है पेंडल। साइकिल बहुत गंदा बनाया है, लेकिन मान लो ये साइकिल चला रहे हैं, ठीक। तो जब साइकिल चला रहे हैं तो इसमें क्या क्या चेंजेज आएगा। अब देखिए, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं ना तो 2 चेंज होता है। हमारा मस्कुलर एनर्जी जो होता है, मस्कुलर एनर्जी, क्योंकि हम लोग अपने शरीर से जो एनर्जी लगाते हैं उसको मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। तो मस्कुलर एनर्जी 2 फॉर्म में चेंज होता है। एक तो हीट एनर्जी में, क्योंकि हम लोग जब चलाते हैं तो पसीना वगैरह गर्मी आ जाता है बॉडी में, हीट एनर्जी में, जो कि सराउंडिंग में हमारा हीट, बॉडी का हीट एनर्जी सराउंडिंग में निकल जाता है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है जो साइकिल को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज कर, यहाँ पे लिख देते हैं कि मस्कुलर एनर्जी चेंजेस टू क्या, फर्स्ट हीट एनर्जी, टू इन्वायरमेंट, डॉक्टर वाला राइटिंग, ठीक। एंड दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी टू बाइसिकल, ठीक, साइकिल को। ये 2 तरह का हमारा मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है 7th में। चलिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। इस एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्विंग कड़ी में क्वेश्चन की झड़ी लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। तो इसमें अगला जो है एनसीईआरटी का हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, वो एक न्यूमेरिकल है, वो भी सिंपल है। पावर से है कि एनर्जी से है, शायद पावर या एनर्जी से है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बड़े आसान दे दिए। अगर आप लोग लेक्चर अच्छे से कर लिए हो ना, और उसमें जो हमने न्यूमेरिकल कराया है, तो जितने भी न्यूमेरिकल कराए उससे आसान ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आप लोग कर सकते हो इजीली, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं, हमारा काम है कंप्लीट कराना, ठीक, तो हम करा दे रहे हैं। सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम इतना यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। अच्छा, एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से आ गया, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, ठीक। तो लिखते हैं अ सर्टेन हाउस होल्ड, household has consumed 250 units of energy during a month, एक मंथ में 250 यूनिट, ठीक। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, अरे यार हक, ये कितना इजी, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, ठीक। ये क्वेश्चन है, मतलब ये 250 यूनिट है, तो इसको जूल में कितना होगा, ठीक। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे, 250 यूनिट है ना, 250 यूनिट मीन्स क्या हो गया, 250 किलो वाट आवर ही है, क्योंकि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलो वाट आवर,
ठीक, यानी कि 250 किलोवाट आवर ये है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, 250 kWh है, तो इसको पहले हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे, तो 250 ठीक किलोवाट, यानी कि ये हो जाएगा 1000 वाट में हो गया। ये किलोवाट से हम लोग इसको क्या कर दिए, वाट में चेंज कर दिए, ये वाट हो गया। इनटू आवर है, यानी कि क्या कर देंगे इसको, हमें एक मंथ दिया हुआ है ना, 1 घंटा का निकालेंगे। ठीक, 1 घंटा के आवर के, तो 1 घंटा में हमें क्या हो गया 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 250 इंटू इतना, और ये कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, ये आ जाता है 3 पॉइंट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.6, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना 3 पॉइंट, या इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास आता है क्या, चलो अब लिख दिए, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कर देते हैं। ठीक, और जब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है कुछ हमारे पास 9 इंटू 10⁸ आता है, 9 इंटू ये कुछ ऐसे आता है। 1 मिनट रुक जाओ, इसको हम ये वाला हटा देते हैं, तो ये ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना जूल आ जाता है। ठीक, इतना जूल आ जाता है। देखो ना कितना हो गया, ये 3 और 2 5, अब फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इतना आ जाता है 9, और इतना जूल आ जाता है। तो इसको हम लोग 9 इंटू 10⁸ जूल लिख सकते हैं। ठीक, तो यही हमारा आंसर है, कुछ नहीं। इसको 250 को है ना वाट में चेंज कर दो, फिर इस आवर को क्या कर दो सेकेंड में चेंज कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, और क्या कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कर लो। चलिए, अब ये हमारे पास है ये क्वेश्चन कितना 9 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये सिंपल चेंज करना था। ओके, टाइम देख लेते हैं कितना गया। अच्छा, अभी टाइम है, एक आध क्वेश्चन और हो सकता है। सिंपल मैथमेटिक्स केवल करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 4 5 वाले बच्चे करते हैं। बस 250 यूनिट है, उसको आप वाट और सेकेंड में निकालिए, किलोवाट आवर में दिया हुआ है। तो वाट में निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, और सेकेंड में निकालने के लिए 60 इंटू 60 कर दो, आवर को हो गया। बस उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। यही तो, लगता ही नहीं है कि ये क्लास 9th का न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का, एकदम इजी। एनसीईआरटी ने इतना इजी क्वेश्चन डाल दिया है। इसमें से थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया है अभी जो हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मतलब अच्छा है इसके कंपैरिजन में। इसको करते हैं थोड़ा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, 10 नंबर क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to a height of 5 मीटर above the ground है। अच्छा, ऊपर उठ रहा है क्या, लिखा हुआ ना, ठीक है, above the ground। ओके,
व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट is allowed to fall find its kinetic energy, कहाँ पे भाई, when it is halfway down, find its kinetic energy when it is halfway down। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लेंगे तो बहुत ईजी, समझ लीजिएगा तो ईजी है। क्वेश्चन समझना ही इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए दुखदाई होगा। देखिए, ये बोल रहा है ना कि एक 40 kg का मास है जो कि कितना पे रेज किया जा रहा है, 5 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक, 5 मीटर एबव द ग्राउंड पे ये है 40 kg। अब इसको फॉल कराया जा रहा है, ठीक, तो जब वो हाफ मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाफ दूरी जब तय कर लिया 5 मीटर से नीचे आते समय, ठीक, तो जब हाफ दूरी पे वो है तो उस समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन को हम डायग्राम के साथ बना देते हैं। देखिए, ये है तो 40 kg, ठीक, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे क्या है, ये 5 मीटर का दूरी है, कितना, 5 मीटर। ओके, अब ये बोल रहा है ना कि 5 मीटर तक 40 kg है। अब इसको ना फॉल कराया जा रहा है, इस बॉल को फॉल कराया तो ये आधा दूरी पे आ गया, कितना, आधा दूरी पे। तो अब यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये पूछ रहा है, ये आधा दूरी पे, ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 5 मीटर से यहाँ पे जब है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ 40 kg जब 5 मीटर पर रहेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक। ये मान लीजिए ए पे है और ये बी है और ये सी मान लेते हैं, सी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक। तो mgh यानी कि मास कितना दिया हुआ है, 40 kg, g 9.8 एंड h यानी कि 5। इतना करेंगे तो ये कुछ हमारे पास आ जाएगा 198 जूल, ये इतना आ जाता है, ठीक। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 जूल। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसमें देखिए, अब इसमें क्या करना है कि ये जब आधा आ जाता है, आधा, ठीक, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आधा दूरी तय कर लिया। अच्छा, एक बात बताओ, जब आधा आ जाएगा तो इसका mgh भी आधा हो जाएगा ना। जब ये दूरी आधा हो जाएगा, 5 से 2.5 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, mgh भी कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो चलो, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट सी हो जाएगा 1980 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सी क्या है, हाफ है ना, दूरी हाफ है, यानी कि इसका आधा हो जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 दूनी 18, ठीक। ओके, 8 9 कितना बच गया, 16, यानी कि 8 0, यानी कि ये आ गया 980, ठीक, 980 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल टू आ गया 980 जूल।
और वही इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या हम लोग करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो क्या किया, पहले आधा पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया आधे दूरी पे, तो वो इक्वल टू होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो आधा कर दिया पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ये सी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सी, ये वाला पोजीशन को। ठीक, ये सी है। ठीक, तो यहाँ पे हाफ है, यानी कि 980/2, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया तो सॉरी 1980 था तो 980 आ गया, और वही किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। हाँ, 10 खत्म हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल है बेटा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही। ये क्या, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। मतलब अर्थ है और उसके अराउंड में सैटेलाइट मूव कर रहा है, ओके, ऑर्बिट में। ठीक, पर अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, अब देखो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिख देते हैं, लिख करके सॉल्व कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तू मुझ पे कृपा कीजिए जन्म जन्म का। देखिए इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी on a satellite, on a satellite okay, moving around the earth okay, जस्टिफाई योर आंसर, वो छोड़ो ना, लिखने दो, आंसर आ जाने के बाद सब जस्टिफाई हो जाता है। अब देखिए ये मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, ठीक, ये ऑर्बिट है, ओके। अब ऑर्बिट है तो यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक। तो जब ये घूमता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लग रहा होगा, ये ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब, या चलो ना यहाँ पे ऐसे कर देते हैं एस, तो mg इधर लग रहा होगा, ठीक। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा ऐसे रहता है डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, ऐसे, यानी कि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, लिख सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर टू है, देखो परपेंडिकुलर है ना, हमेशा ऐसे रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ रहेगा तो फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। यहाँ पे रहेगा तो फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री देखो बन रहा है, 90 डिग्री देखो बन रहा है, ठीक, 90 डिग्री लग रहा है ना। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90, ठीक। और कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा वर्क इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो
अर्थ जो है सैटेलाइट पे कितना वर्क करती है, तो वो करता है बेटा 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में थीटा जो होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क क्या हो जाता है 0। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों का आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं एनसीईआरटी का। नेक्स्ट जितने भी बचे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। और कल सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा में सरस्वती माँ का वंदना कीजिए और शिक्षा की देवी बोली जाती है सरस्वती माता। तो कल हम लोग सरस्वती पूजा अच्छे से मनाइए और बी सेफ, कोरोना भी है। तो चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।